हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं गेट एक्सेल बॉटनी का सेक्शन नंबर 4 विच इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो दिस इज बेसिकली इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डील विद द स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरेटिव वीडियोस डाला है मेरे गेट एक्सेल बॉटनी के प्लेलिस्ट में, लेकिन वो वीडियो स्टक हो रहा है और वॉइस का कुछ इशू हो रहा है। वीडियो पॉज हो गया और वॉइस आगे चला गया, तो बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया कि सर इस टॉपिक को फिर से दोबारा अपलोड कर दो। तो मैं आज उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले लाइव सेशन भी किया, लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। मैंने जो वीडियो बनाया था वो आज से 2 साल 1 साल पहले बनाया था, तो उसमें ई कैरियोटिक को भी इंक्लूड किया था। अभी मैं जस्ट देख रहा था सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है गेट एक्सेल 2023 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में सिर्फ प्रोकैरियोटिक के बारे में बात किया सेक्शन नंबर 4 में। तो मैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करूंगा, ई कैरियोटिक में बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। सबसे पहले हम लोग समझ लें सेल। सबसे पहले सेल क्या है? सेल it is most fundamental and basic unit of life। तो लाइफ होने के लिए जो मस्ट एक फैक्टर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? सेल। तो एनीथिंग लेस देन सेल देन लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। कहीं भी लाइफ अगर आपको दिख रहा है तो वो मिनिमम एक सेल तो होगा, मल्टीपल सेल हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक सेल होगा, क्योंकि ये बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरी चीज, सेल कैन डू ऑल इट्स फंक्शन, और इसीलिए हम लोग इसको सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट, ये किसी की जरूरत का नहीं लेगा, खुद सारा चीज जो भी जरूरत है वो खुद अपना सिंथेसाइज कर सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और इसीलिए ये लाइफ को सपोर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो सेल को ऑब्जर्व किया था, सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय ए साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये हम लोग पढ़ते हैं बहुत पहले से, क्लास 11-12 में। रॉबर्ट हुक, इन्होंने किसको एनालिसिस किया? डेड सेल को एनालिसिस किया, क्योंकि इन्होंने एनालिसिस किया था कॉर्क इज ए डेड स्ट्रक्चर। प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे कभी, तो ये कैसा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये इंडिविजुअल सेल है और ये कॉर्क सेल थे। फर्स्ट टाइम लाइव सेल्स को स्टडी किया था एवी लिवैन हुक ने, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। जैसे स्पर्म सेल्स, आरबीसी सेल्स, बैक्टीरिया सेल्स, प्रोटोजोन सेल्स, एमीबा सेल्स, इनको एनालिसिस किया था एवी लिवैन हुक। तो ये सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं सेल थ्योरी दिया था सेल्डन एंड सेचमैन ने 1838 और 39 में। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। सेल थ्योरी, तो ये भी एक थोड़ा समझना है। सेल थ्योरी जो है गिवन बाय शेल्डिन एंड सेचमैन, दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग स्टडी किया और उसको कंबाइन करके एक सेल थ्योरी बनाया। कब की बात है? इन 1838 एंड 1839। तो एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। शेल्डिन जो थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि इन 1838 कि ऑल सेल्स, बेसिकली प्लांट सेल्स, इज मेड अप ऑफ सिमिलर शेप ऑफ सेल। ठीक है, और बस इन्होंने ये बस प्लांट को एनालिसिस किया और उनको देखा कि उनका शेप सबका क्या है? सेम है, आइडेंटिकल शेप है, और वो डिफरेंट टाइप के सेल स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ये जर्मन बॉटनी से कॉन्ट्रीब्यूशन था। सैचमैन का क्या था? सैचमैन इनके 1 साल बाद, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बताया इन 1839 कि एनिमल सेल्स इज मेड अप ऑफ सेल विथ सेल मेम्ब्रेन। इनके पास सेल मेम्ब्रेन है और इनका स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड। इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। अब फिक्स इसलिए नहीं होता, एनिमल सेल के, प्लांट सेल के तो फिक्स है, लेकिन इनका फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर सेल वॉल इज एब्सेंट। ये प्रेजेंट का होता है, और इन्होंने बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट। तो यहाँ पर पूछता है कि सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट में, ये इन्होंने बताया, ये जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, एनिमल सेल को जब एनालिसिस किया तब इन्होंने बताया कि नहीं तो जर्मन बॉडीज में सारे सेल्स सेल वॉल होगा वहां पर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्लांट को देखा, बाकी एनिमल को नहीं देखा। एनिमल को देखा सैचमैन ने। तो इन दोनों ने कंबाइन करके अपना एक कॉमन जो ऑब्जर्वेशन था उसको सेल थ्योरी के फॉर्म में पब्लिश किया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी।
तो सेल थ्योरी में क्या किया सर्चमैन सर्टेन ने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, या तो सेल होगा या तो उसका प्रोडक्ट होगा असेंबली करके। उसके बाद ऑर्गेनिज्म फंक्शन इज सम टोटल ऑफ सेल फंक्शन जो शो कर रहा है वही फंक्शन ऑर्गेनिज्म से शो करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या हो रहा है, जितने मसल सेल्स है वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट एक्चुअली सेल के लेवल पर होता है। सेल मूव करेगा तो ऑर्गेनिज्म भी मूव करेगा, टिश्यू मूव करेगा, ऑर्गन मूव करेंगे, ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इनके पास में इसका सॉल्यूशन, अच्छा उसके बाद में क्या, हाँ एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। उसके बाद फोर्थ, प्लांट सेल इज हैविंग सेल वॉल, ठीक है, ये इन्होंने बताया। अच्छा यहाँ सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये था इस सेल थ्योरी का कि न्यू सेल कैसे ड्राइव होती है ये नहीं मानता। हाउ न्यू सेल derived was not known, ठीक है। नया सेल कैसे बन रहा है, वो सेल क्या फंक्शन कर रहा है, सेल वो तो समझ में आ गया, सेल कहाँ से आया ये नहीं समझ में आया। तो इन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर एक अनदर साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम था रोडोल्फ विरचॉ। इन्होंने बताया एक कॉन्सेप्ट कि सेल डिराइव होता है एग्जिस्टिंग सेल से, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सेल डिवीजन, लेकिन उस वक्त तो नहीं मालूम था। तो सेल इज डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। तो ये बहुत बार पूछता है कि ओमनीसेलुलर ई सेलुलर किन्होंने बताया था, ये बताया था रोडोल्फ विरचॉ ने। ये मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बस रिकॉल करना है एक बार, तो इसलिए इसको समझना है। सेल जो होते हैं, सेल दो तरीके का होता है, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। नाम ही बता रहा है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और इसके अंदर दोनों आएंगे, प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, या फिर इसमें यूकैरियोटिक जैसे डाइएटम्स, डाइनोफ्लेजेलेट, ठीक है, डाइनोफ्लेजेलेट, या फिर एमीबा, ये ईस्ट, ये सिंगल सेल है लेकिन यूकैरियोटिक है। मल्टीसेलुलर में मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा बना हुआ है, और इसमें आते हैं यूकैरियोट्स, और डाल सकते हैं हम लोग किंगडम के नाम पे, तो फंजाई डालेंगे, प्लांटी डालेंगे, और एनिमल डाल देंगे, ठीक है। ये सेल का दूसरा कैटेगरी डिवीजन हुआ। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिनके जो डीएनए होते हैं, डीएनए इज नॉट इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में नहीं होते, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। कौन से ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल जितने जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइबोसोम इज प्रेजेंट, क्यों, ये तो मेम्ब्रेन है लेकिन ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ऑल्दो यहाँ पर सिर्फ मेम्ब्रेन के नाम पर सिर्फ राइबोसोम होगा, ठीक है। अब आ रहे हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक इससे और कंपैरिजन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अभी मैं कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहा हूँ। इसके साइज स्मॉल होते हैं, ये फास्ट डिवाइड करता है, यूकैरियोटिक बड़ा साइज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एडवांस होते हैं, ये स्लो डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी सिर्फ प्रोकैरियोटिक का थोड़ा सा डिफरेंस बताया। यूकैरियोटिक में मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होंगे, ठीक है, मल्टीसेलुलर दोनों होंगे। जैसे प्रोटिस्टा जो मैंने बताया, एमीबा, डाइटम्स, डाइनोफ्लेजेलेट, इग्लिना, ये सब इसमें आ जाएगा, या इवन मैंने बताया ईस्ट, फंजाई, वो भी इधर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ फंजाई में ईस्ट आएगा, मल्टीसेलुलर, उसके बाद फंजाई ईस्ट छोड़ दें तो फंजाई सारे इधर आएंगे, प्लांटी इधर आएगा और एनिमल इधर आएगा, ठीक है। होप सो ये क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्रोकैरियोट्स। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ये टॉपिक एक्जैक्टली, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में कि 3 लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ सेल एनवेलप, इट इज
मेड अप ऑफ सेल एनवेलप। ये सेल एनवेलप से बना हुआ है। अब ये सेल एनवेलप क्या होता है? जैसे एनवेलप के अंदर हम लोग कुछ रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ एनवेलप जो होता है वो कवरिंग होता है। वो बना होता है 3 चीजों से। सबसे आउटर वाले को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद ये आउटर मोस्ट है। उसके बाद मिडिल में बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वॉल ये सेकेंड लेवल पर है, मिडिल पर। और सबसे इनर में बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं ये प्रोकैरियोटिक का बनाऊं तो ये वाला हो गया साइटोप्लाज्म, इसके बाद में हो गया ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर में ये सेल वॉल, और इसके बाद में ऊपर की तरफ ये हो गया बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये समझो। अब चलिए सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। पहला पॉइंट ग्लाइकोकैलिक्स, वही सारी चीजें बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो इट इज लोकेटेड आउटरमोस्ट, इट इज लोकेटेड इन आउटरमोस्ट ऑफ सेल। ठीक है, किसका? प्रोकैरियोट्स का, क्योंकि आप सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। ये बना होता है मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स से बना होता है। समटाइम रेयरली प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट, बट रेयरली इसको मिला के हम लोग कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस टाइप लेयर है। ठीक है, तो म्यूकस तो बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। तो इसका काम क्या है? पहला फंक्शन एक तो प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और दूसरा स्टिक टू एनी सरफेस पे स्टिक करना। ये 2 काम होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स में जो टाइप होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 तरीके का। पहला होता है इसका टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर, और दूसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल पढ़ना है आपको। तो स्लाइम लेयर क्या होता है? ये लूजली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, लूजली एसोसिएटेड और थिन लेयर होते हैं। किसके बने होंगे? कार्बोहाइड्रेट के, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका मेजर फंक्शन क्या है? इसका मेजर फंक्शन है टू मिनिमाइज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ये वाटर को लॉस को बाहर की तरफ, वाटर का और न्यूट्रिएंट का लॉस साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ, उसको मिनिमाइज या कम करता है। ठीक है, कैप्सूल आ जाता है। बस स्लाइम लेयर में इतना ही समझना। अब आते हैं कैप्सूल। कैप्सूल का काम क्या है? ये थिक लेयर है, ये थिक लेयर, और इसका काम क्या है? थिक लेयर एंड टाइटली एसोसिएटेड। तो इसका काम क्या है? अटैचमेंट ये प्रोवाइड करता है टू हाइड फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। ये हमारे इम्यून सिस्टम से बचने के लिए बैक्टीरिया अपने सरफेस पे लगाते हैं ताकि वो इम्यून अटैक से बच सकें, और इसकी वजह है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे हमारी बॉडी में और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। यानी बी सेल और टी सेल और मैक्रोफेजेस इन जिनके पास कैप्सूल्स होगा उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिक फंक्शन पूछेगा। तो जो बैक्टीरिया के पास में ग्लाइको कैप्सूल्स होते हैं वो ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं, और मोस्टली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, अभी हम लोग समझेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब आते हैं सेकेंड वन क्या है? सेल वॉल क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 2 चीजों से बना होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूरिन। और म्यूरिन बना होता है 2 चीजों से, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, जिसका तीसरा नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो 3 चीजों को याद रखना है, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन या नैक और एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये डेराइव्ड शुगर है, डेराइव्ड शुगर। तो डेराइव्ड शुगर क्या होता है? जैसे ग्लूकोज के ऊपर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे डेराइव्ड शुगर। ग्लूकोज के ऊपर हम लोग ने क्या लगाया? एमाइन, और एमाइन के बाद में एसिटाइल ग्रुप लगाया। यहाँ पर मिरामिक एसिड है, तो एन एसिटाइल मिरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन ये हेट्रोपॉलीमर बनाते हैं। ये दोनों क्योंकि अल्टरनेट रहते हैं। जैसे ये वाला अगर नैम है, नैम, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? नैक, फिर क्या होगा? नैम, फिर क्या होगा? नैक। तो इस तरीके से ये अरेंज अल्टरनेट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब इसके बीच में देख रहे हैं बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को बोलते हैं यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
कार्बोहाइड्रेट में बन रहा है तो ये क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, बीटा फॉर्म, ये सब बीटा फॉर्म में रहता है, अल्फा और बीटा दो फॉर्म होता है तो बीटा फॉर्म में रहेगा। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से ये टफ लेयर फॉर्म करते हैं, इसको इनिबिट करते हैं। सेल वॉल को इनिबिट किया जा सकता है अगर आप अप्लाई कर दे पेनिसिलिन, कैन बी इनिबिटेड बाय पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और ये क्या करता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन को जगह पर इसको ब्रेक कर देता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन पर काम करेगा और इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, या बनने नहीं देगा। एक्चुअली जो बन गया उसको तो नहीं कुछ करेगा, लेकिन जो बनने वाला नया सेल डिवाइड कर रहा था उस पर एक्ट करेगा। तो इट विल इनिबिट द, यहाँ लिख रहा हूँ, इनिबिट द न्यू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी नॉट न्यू पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। थोड़ा सा फॉर्म फास्ट जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका रिवीजन जैसा। सेल वॉल का फंक्शन देखिए, फंक्शन एक तो डेफिनेटली सेल शेप, फिर दूसरा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। ये फिर सेल सेल इंटरेक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, सेल सेल इंटरेक्शन, जब आपस में दो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तब इनका रोल है, ये सब इसका रोल है, ठीक है। सेल वॉल जनरली ये डेड स्ट्रक्चर होता है, प्लांट में तो खासकर ये डेड स्ट्रक्चर में वहाँ पर मल्टीपल लेयर बनता है। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में। थर्ड को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, वो थोड़ा लंबा है तो उसको समझिए, इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट ऑफ का किसका, ये एनवेलप का, एनवेलप का, तो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ दो चीजों से, एक बना होता है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड, और दूसरा बना होता है ये प्रोटीन से। इसका बेस्ट मॉडल है स्टडी करने के लिए, बेस्ट मॉडल फॉर स्टडी ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन यह होता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में सिर्फ क्या होते हैं, आरबीसी तो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक का सिर्फ इसका सेल मेम्ब्रेन होगा और ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन लेस होते हैं। आरबीसी क्या होता है, मैच्योर जैसे करता है तो उसका ऑर्गेनेल हट जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, जो मेम्ब्रेन आइसोलेट हो रहा है वो सिर्फ सेल का और ना कि ऑर्गेनेल का। यूकैरियोटिक का स्टडी करने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब सेल मेम्ब्रेन आइसोलेट करे तो हो सकता है कि ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, मेम्ब्रेन जो होता है ये इट इज सिमिलर या बोल सकते हैं आइडेंटिकल इन बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का दोनों का एक जैसा ही रहता है, ठीक है, ओके। अब आ रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का है, ये तो हम लोगों ने समझा। और इसका मेजर काम क्या है, मेजर फंक्शन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम डेवलप करता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, तो ये हो गया इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड। अब दोनों के बीच में कुछ चेंजेस होगा और सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये जो फॉस्फोलिपिड बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से, यानी इसमें इसको थोड़ा समझे। फॉस्फोलिपिड जो है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड क्या होता है, लिपिड के साथ में अटैच है फॉस्फेट, इसको बोलते हैं एक्टिव लिपिड। एक होता है न्यूट्रल लिपिड जिसमें फॉस्फेट नहीं हो, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। फॉस्फेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से बहुत सारे सिग्नल से या सिग्नल मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं। ये जो लिपिड होता है, ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, इनका टू फेस होता है। देखिए, एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, इसको क्या बोलेंगे, टेल। ये नीचे वाले का फिर से क्या है, टेल, और ये इसका क्या है, हेड। तो हेड जो होता है वो पोलर होता है, यानी ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और जो टेल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो अब फिर से ऊपर हेड है, तो हेड, टेल और हेड है, तो इसका मतलब है ये दो लेयर फॉर्म कर दिया, एक लेयर ये वाला और एक नीचे वाला, एक लेयर ये वाला और एक ऊपर वाला। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिपिड बाई लेयर, दो लेयर है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ में। लेकिन दोनों लेयर जो ऊपर और नीचे की तरफ है वो दोनों वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और सेंटर वाला जो होता है वो हाईली हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होता है। अब इसी की वजह से यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो नॉन पोलर है वो ज़्यादा है, टेल दोनों तरफ से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता। तो फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल या फिर
polar molecule will not pass through सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस वहाँ ट्रांसपोर्टर ना हो। तो यहाँ से पास कराना तो ट्रांसपोर्टर चाहिए, अदरवाइज नहीं जा सकता। लेकिन जब नॉन पोलर होते हैं, सपोज कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो वो इजीली पास कर जाएगा। तो नॉन पोलर कैन इजीली पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन इजीली पास, ठीक है, क्योंकि लिपिड जो होता है, ये सॉरी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड से बने होते हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसा मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है वो बाउंड्री से टकरा रहा है, बाउंड्री का नेचर कैसा है, अगर वो सेम नेचर का है तो अलाउ करेगा, नहीं है सेम नेचर का तो नहीं अलाउ करेगा। तो ये बाउंड्री है ही कैसा, ये है हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के बाद में नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर 3 तरह का प्रोटीन होता है। पहला प्रोटीन होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इन ये पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। जैसे ये लिपिड बाइलेयर में बना रहा हूँ, तो एक जो प्रोटीन होगा बाहर की तरफ लगा होगा, ये आउटसाइड है, और ये इनसाइड है साइटोप्लाज्म की तरफ, क्योंकि ये तो पूरा सर्कल हो जाएगा इस तरह का बाइलेयर होने की वजह से। ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो आउटसाइड की तरफ में जो लोकेट होंगे उनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन इज लोकेटेड आउटसाइड एंड इजी टू रिमूव, इजी टू रिमूव, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो इनको इजी टू रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब आ रहे हैं दूसरा, सेकंड वाला जो है, ये तो फर्स्ट हो गया। यहाँ पर सेकंड आते हैं कि वैसे प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, तो इंटीग्रल प्रोटीन नाम ही बता रहा है, ये इंटीग्रेट किया रहेगा कहाँ, डीपली इनसाइड द मेम्ब्रेन लिपिड। जैसे अगर ये यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बात करूँ कि ये इस तरह से अंदर की तरफ गया हुआ है, कुछ अंदर की तरफ गया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। अच्छा, ये इंटीग्रल प्रोटीन डिफिकल्ट टू आइसोलेट, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, डिफिकल्ट टू आइसोलेट। ये सबसे लास्ट वाला हम लोग आ रहे हैं जिसको बोलते हैं टनल प्रोटीन। एक्चुअली टनल प्रोटीन इज स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन जिसमें यहाँ पे प्रोटीन दोनों लेयर को पास कर जाएगा। जैसे कोई ऐसा प्रोटीन है जो दोनों लेयर को पास कर जाए, जिसको क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन। और ये बेसिकली एक्ट करता है ट्रांसपोर्टर की तरफ। तो टनल प्रोटीन क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि पोलर मॉलिक्यूल नहीं पास कर सकते, पोलरिटी है, और बाउंड्री क्या, नॉन पोलर। तो अब क्या, जैसे सोडियम Na+ पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली पास कर जाएगा इस चैनल के थ्रू अंदर। इस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्टर या चैनल इसको कह सकते हैं, या कैरियर, ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल को पास कराएंगे। ये प्रोटीन के बारे में समझा, फॉस्फोलिपिड के बारे में समझा। अब आ रहे हैं कि ये प्रोटीन और लिपिड जो मैंने बताया, ये हर एक सेल मेम्ब्रेन, हर एक ऑर्गेनेल में, हर एक सेल में अलग अलग इनका परसेंटेज हो सकता है। जैसे आरबीसी में प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो अराउंड 55% है, ठीक है। और लिपिड जो है, सेकेंड लिपिड, वो कितना है, ये 55%। तो यहाँ लिपिड कितना है, 40 अराउंड, ठीक है। तो ये कितना बच गया, ये बच गया रिमेनिंग 60%, ये 50 + 40, तो ऑलमोस्ट अभी बचा कितना, 5%। तो 5% के अराउंड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट 52%। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 8%। ये 8% क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ एसोसिएट होगा या तो प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा इसके बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे सेल मेम्ब्रेन का, जो हम लोग एक मॉडल समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। सेल मेम्ब्रेन जो है उसका मॉडल एक समझते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, बहुत बार पूछा है। इसका दूसरा नाम है एसिमेट्रिकल मॉडल। इसको इसलिए एसिमेट्रिकल मॉडल बोलते हैं क्योंकि कहीं पर भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता, बहुत ही चेंजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है एक दूसरे से। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को क्या कैसे समझाते हैं कि लिपिड इज हेयर सी एंड प्रोटीन इज बेसिकली, प्रोटीन इज हेयर द आइसबर्ग। इसका मतलब है कि आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड। पूरा का पूरा लिपिड है और उसमें जगह जगह पर क्या है, जैसे ये लिपिड है, पूरा का पूरा लिपिड है, ठीक है, बाइलेयर बना दिया। अब इसमें कहीं कहीं पे क्या है, प्रोटीन फ्लोट कर रहा है, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो कभी भी फ्लोट में अगर कुछ चीज़ें तैर रही हैं वाटर में और वो वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका पोजीशन कभी फिक्स नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमेट्रिकल मॉडल, विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। और यही डायनेमिक शो करता है
कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो हाईली डायनेमिक होते हैं और इसलिए हर एक सेल यूनिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट को, अलग अलग न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है कि ओनली इट कैन अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू पास, सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को पास करे तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब आपको देखिए मालूम है कि ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर को ही पास, ट्रांसपोर्टर के थ्रू पोलर मॉलिक्यूल को पास करेगा, सभी को नहीं अलाउ करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। थोड़ा फंक्शंस पे आ जाए तो फंक्शंस में सबसे पहला आ जाएगा सेल ग्रोथ। सेल की जब ग्रोथ होगी तो सेल मेम्ब्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में जंक्शन जो फॉर्म करते हैं, जैसे गैप जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन, ये कौन फॉर्म करता है? सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस, कुछ चीज़ों को रिलीज करना है या अंदर की तरफ लेना है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन का रोल। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इसमें दो पढ़ने हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब विदाउट एनर्जी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, और एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टर के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा इस ट्रांसपोर्टर पर पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं थर्ड नंबर, विच इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? बाइंडिंग साइट होता है ये, या रिसीविंग एंड हो सकता है, रिसीविंग एंड ऑफ प्राइमरी सिग्नल। जैसे कोई सिग्नल आ रहा है, हार्मोन आ रहे हैं, और वो हार्मोन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन किस तरह का होगा? हम लोगों ने देखा जो बाहर वाला पेरिफेरल प्रोटीन वो होगा, तो यहाँ पर सिग्नल आके बाइंड करेगा और उसके बाद में यहाँ चेंजेस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो रिसीवर की तरह यानी रिसीविंग एंड की तरफ काम करता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए प्रोटीन्स, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पहला एक पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ट्रांसपोर्टर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर मूव करा दे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की हेल्प चाहिए, फैसिलिटेटेड का मतलब कुछ हेल्प चाहिए, तो ट्रांसपोर्टर हेल्प करेगा पोलर मॉलिक्यूल का, तो इसको बोलेंगे हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर लगाया, किसका है? सोडियम का। तो सोडियम आयन का इधर 10 मॉलिक्यूल है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, जिसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, हाई से लो की तरफ जाएगा, इधर हाई है और इधर लो हो गया, तो ये अंदर की तरफ चला गया। इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पर ये स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि एनर्जी नहीं लग रहा है तो स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आते हैं कि इसके टाइप, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर के टाइप होते हैं। अच्छा, इसको डाउनहिल बोलते हैं, क्योंकि यह आराम से जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट, ठीक है। इसके टाइप थोड़ा देखिए, इसके 3 टाइप होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्टेशन का। 3 टाइप, पहला सिम्पोर्टर, दूसरा यूनिपोर्टर और तीसरा एंटीपोर्टर। देखिए क्या मतलब होता है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। दो क्यों बनाया? क्योंकि बाइलेयर है। इसमें मैं ट्रांसपोर्टर लगा रहा हूँ, तो ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर है, तो अब यहाँ पर सिम्पोर्टर का मतलब है दो मॉलिक्यूल एक साथ अंदर चले जाए या तो बाहर चला जाए। जैसे दो मॉलिक्यूल एक साथ अंदर चला जाए, साइमल्टेनियस। सिम्पोर्टर का मतलब साइमल्टेनियस, दो मॉलिक्यूल x1 इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यहाँ पर आउट टू इन लिख रहा हूँ, और इसी के साथ में दूसरा मॉलिक्यूल y जाए आउट के साथ में y इन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिम्पोर्टर। दो मॉलिक्यूल एक साथ चला जाए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम के साथ में ग्लूकोज, ये एक साथ हमारे लोअर इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सिम्पोर्टर है, एक साथ दोनों मॉलिक्यूल जाएगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज के साथ में सोडियम रहता है। यूनिपोर्टर आ जाए, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टर लगाऊं तो पोलर मॉलिक्यूल भी पास करेगा, नॉन पोलर डिफ्यूज कर जाएंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी हेल्प। तो आउटसाइड से इनसाइड जब जा रहे हैं तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल मतलब जाएगा, चाहे वो अंदर से बाहर जाए और बाहर से अंदर आए, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे इधर हाई है और इधर लो है तो अंदर की तरफ चला जाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ ग्लूट ट्रांसपोर्टर, एक्वापोरी, ये सिर्फ सिंगल काम करते हैं, ठीक है। एंटीपोर्टर आ जाए,
एंटीपोटर का मतलब जैसे दो मॉलिक्यूल, जैसे नाम ही बता, एंटी मतलब अपोजिट, एक बाहर से अंदर जा रहा है, जैसे x1 आउट से इन चला गया, ये इन चला गया, तो दूसरा इसी के साथ में एक मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में है, y इन से y आउट आ जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दें हम लोग, एंटीपोटर में SCO3 माइनस क्लोराइड, ये ट्रांसपोर्टर कहाँ होता है, ये होता है आरबीसी में, जिसको बैंड 3 में बोलते हैं, बैंड 3। ये आरबीसी होता है, क्लोराइड आरबीसी से प्लाज्मा में जाएगा, तो प्लाज्मा से क्लोराइड अंदर की तरफ आएगा बिना एनर्जी लिए, तो इसको बोलते हैं एंटीपोटर। ठीक है, तो ये हो गया गैस। अब देख ले एक्टिव ट्रांसपोर्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्टर में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये बहुत बार पूछा कि कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड। दूसरा, ये प्रोसेस फास्ट होगा क्योंकि एनर्जी लग रहा है। तीसरा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब नहीं चाहकर भी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है बाहर के कंपेरिजन, फिर भी पकड़ के जबरदस्ती अंदर लाया जाएगा, उसको बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। कहाँ होते हैं, ऑल सेल में, सारे सेल्स में। करते क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -17 मिली वोल्ट, इसको मेंटेन करते हैं। जैसे एक सेल के अंदर यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्टर लगा दूँ, तो क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर सोडियम पोटेशियम पंप का है, एंटीपोटर का काम करेगा, तो सोडियम को जबरदस्ती बाहर फेंका जाएगा 3Na साइटोप्लाज्म से उठा के। बाहर में ऑलरेडी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन पहले से बहुत जाता है, फिर भी, और पोटेशियम को अंदर ले लिया जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर जाएगा, अंदर में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तब भी, तो ज़बरदस्ती कम हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक एटीपी ऑक्सीडाइज होगा, 1 ATP प्लस PI, और एनर्जी जो रिलीज हुआ, इस एनर्जी को, रिलीज एनर्जी को यूज़ कर लिया गया, इसको ज़बरदस्ती काम कराना है। इसको होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अप मूवमेंट। इसके अलावा ये तो एंटीपोटर है, इसके अलावा जो H+ पंप लगा रहता है, कहाँ, इन लाइसोसोम, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का है, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स एसिडिक कंडीशन होता है, ये ऑर्गेनल क्या होता है, एक्टिव कंडीशन में काम करता है, जिसमें हाइड्रोलेज एंजाइम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सेल मेम्ब्रेन भी कंप्लीट और एनवेलप भी कंप्लीट। इसी के साथ एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या एक्सटेंशन है, तो सेल मेम्ब्रेन का पहला एक्सटेंशन है यहाँ पर, पहला एक्सटेंशन है यहाँ पर फ्लैजेला। इट इज आउटग्रोन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर मेडअप ऑफ, इट इज मेडअप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैजेलिन प्रोटीन, एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है फ्लैजेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये यूकैरियोटिक में नहीं रहता, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक में रहता है। अगर प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला बना होगा तो वो बना होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन से, याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर फ्लैजेला जो बना होता है वो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, और इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका पहला पार्ट जो है वो है बेसल बॉडी, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड हुक, और सबसे लास्ट में है फिलामेंट। सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है फिलामेंट। जैसे ये बैक्टीरिया है, 2 में बना दिया और 3 बना दिया, अब समझ में आ रहा है। सबसे इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद में क्या है, मेसोसोम्स। यहाँ पर जो निकला सबसे अटैच जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो इसको कहेंगे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के बाद में बाहर की तरफ जो रहेगा उसको बोलेंगे हुक, और हुक के बाद में जो बाहर की तरफ एक्सटेंडेड पोर्शन रहेगा उसको बोलेंगे फिलामेंट। तो दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। इट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव कीमो अट्रैक्टेंट। अच्छा, कीमो अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, जैसे कोई इनको बुला रहा है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो कीमो अट्रैक्टेंट हो गया, इनको अपनी तरफ खींच रहा है, रोटेशन होगा, जैसे स्क्रू को आप रोटेट करते हो तो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, उस तरीके से। तो इसका रोटेशन ऑफ फ्लैजेला होगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव कीमो अट्रैक्टेंट की तरफ, जैसे हाई ऑक्सीजन हो गया, लाइट हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ग्लूकोज हो गया। और नेगेटिव अट्रैक्टेंट का मतलब कि जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, जैसे हाई पीएच हो गया, डार्क हो गया,
वहाँ पर CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया या एंटीबायोटिक हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो वो नेगेटिव कीमोटेट्रेंट की तरह काम करेंगे, तो उससे दूर जाएंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट कर सकते हैं, जिससे वो टुवर्ड और अवे जाएंगे। तो ये फ्लैजेला के बारे में समझना था। फ्लैजेला के बाद में नेक्स्ट एक्सटेंशन जो आ रहा है सेल मेम्ब्रेन का, वो है आपका दूसरा पिलाई। ठीक है, इसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, सेक्स पिलाई। ये प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अटैचमेंट का मतलब कि इन दो सेल को, टू सेल गेट अटैच टू ईच अदर एंड ट्रांसफर द DNA और प्लाज्मिड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया ये है, तो इनके तरफ में जिनके पास में ये स्मॉल प्रोजेक्शन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। ठीक है, इसमें ये जिनके पास रहेगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और जिनके पास नहीं हो उनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव या एक्सेप्टर। ये खासकर ई कोलाई में देखा जाता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसलिए पिलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये पॉजिटिव है तो इनके पास में ये पिलाई बनाने के लिए कोई प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन कहाँ पर होगा, प्लाज्मिड में होगा। तो ये सपोज एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल DNA। तो ये प्लाज्मिड के अंदर में क्या होगा, DNA होंगे। ठीक है, किसके, पिलाई फॉर्म करने के लिए। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो प्लाज्मिड 1 से 2 बनेगा, 1 से 2 बन गया, और उसमें किसका जीन आ गया फिर से, P। और अब ये क्या करेंगे, ये पिलाई से दूसरे को पकड़ लेंगे और सेल वॉल को डिसॉल्व कर देंगे और इस प्लाज्मिड को इधर भेज देंगे। तो ये जब प्लाज्मिड यहाँ आएगा तो इनके पास भी क्या हो जाएगा, ये F पिलाई फॉर्म करने के लिए F फैक्टर आ जाएगा। इसको बोलते हैं F फैक्टर। F फैक्टर का मतलब है जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिलाई। तो जैसे ही ये आ गया तो अब इससे प्रोटीन बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये F माइनस या माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएगा। तो पिलाई का क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया सेक्स पिलाई। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएगा, कंजुगेशन, कंजुगेशन में काम आएगा। इसको बोलते हैं कंजुगेशन। इसको बेसिकली कंजुगेशन ट्यूब बन रहा है, ये जो बीच में बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है, थर्ड नंबर इसको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होता है, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, क्योंकि ये सेल वॉल के बाहर की तरफ है तो ये सेल वॉल। ये एक्सटेंशन किसका, सेल मेम्ब्रेन का, लेकिन वो बाहर कहाँ आएंगे, सेल वॉल के बाहर आएंगे। जैसे ये सेल है, इसमें बहुत छोटे 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 क्या रहेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। ये सेक्स पिलाई नहीं है, ये फिम्ब्री है, हेयर लाइक फाइन, जैसे ब्रिस्टल हमारे टूथब्रश में फाइन हेयर्स रहते हैं। तो इनका मैनेजर फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू होल्ड सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम यानी किसी जगह को पकड़ लेंगे, बैक्टीरिया कहीं अटैच होने चाहिए तो हेल्प इन अटैचमेंट। ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट टू सॉलिड सरफेस, जैसे हमारे स्किन पर होल्ड कर जाए और फिर इन्फेक्शन कॉज करे। अच्छा, फिम्ब्री और पिलाई बोथ फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन, किससे करते हैं, पिलीन से। जैसे फ्लैजेला फ्लैजलिन से बना है, पिली और फिम्ब्री पिलीन से बना हुआ है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। अच्छा, एक दो चीजें और बता देता हूँ। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म, अब इनके सेल वॉल के बाद में क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद में क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में DNA इज नॉट कवर्ड इन न्यूक्लियस। तो ये अनकवर्ड DNA को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्ड न्यूक्लियाइड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, न्यूक्लियाइड या फिर जीनोफोर, जीनोफोर। ठीक है, ये होता है। ये कितने होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम है और हैप्लॉइड है, मतलब एक ही है और हैप्लॉइड है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड, हेलिकल स्ट्रक्चर एंड सर्कुलर। ये बहुत बार पूछा कि बैक्टीरिया का DNA के साथ डबल स्ट्रैंड होता है और सर्कुलर होता है। इस तरीके से ये सर्कुलर होगा, अटैच रहेंगे। ठीक है, ओके, तो DNA भी हो गया। अब यहाँ पर इंक्लूजन, साइटोप्लाज्म में
यहीं पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसके बारे में मैं बता रहा था। डीएनए के अलावा यहाँ प्लाज्मिड भी होता है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अदर देन न्यूक्लियाइड एंड कैरी, इसके पास क्या रहेगा? कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अगर जहां पर ये प्लाज्मिड रहेंगे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया में, तो वो एडवांटेज होगा, वो पर्टिकुलर कंडीशन में ग्रो कर सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, इसका अपना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से मतलब नहीं है, उसके साथ में छोटे छोटे क्या होते हैं? प्लाज्मिड रहते हैं। और ये प्लाज्मिड क्या होता है? एक स्पेसिफिक जीन कैरी करता है, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट MPR। तो जब भी अगर मीडियम में आप एम्पिसिलिन डाल दोगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करेगा? इस एम्पिसिलिन को डिग्रेड कर देगा, तो एम्पिसिलिन काम ही नहीं करेगा इसके ऊपर। तो ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है उससे अलग है ये प्लाज्मिड। ओके, लास्ट चीज करते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। तो चीजें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स, जिसको फूड रिजर्व बोलते हैं, रिजर्व मटेरियल, छोटे छोटे यहाँ पर रिजर्व मटेरियल रहते हैं साइटोप्लाज्म में। कौन सा? देखते हैं दो पार्ट। एक तो अनकवर्ड रहेगा, कोई इसका कवरिंग नहीं रहेगा, और एक कवर्ड रहते हैं, कवर्ड। अनकवर्ड का क्या एग्जाम्पल है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब है दाने की तरह, वहाँ पर साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के ग्लाइकोजन फूड रिजर्व रहेगा। उसके बाद फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स या साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स। ये इसका 3 एग्जाम्पल याद रखना है। कवर्ड जिसमें कवरिंग रहेगा उसमें आता है यहाँ पर सल्फर ग्रेन्यूल्स। और कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये दूसरा। और तीसरा गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो ये भी मैंने कवर कर दिया कि यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल बस याद रखना है। साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? रिजर्व मटेरियल। कवर में कौन सा होगा? अनकवर में कौन सा होगा? लास्ट ऑर्गेनेल आ रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पर दिस इज द ओनली ऑर्गेनेल, दिस इज ओनली ऑर्गेनेल प्रेजेंट। क्या है इसका रोल? ये प्रोटीन सिंथेसिस। ये 70S होता है। 70S मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, 2 सब यूनिट का बना होता है। अच्छा, जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S का होता है और ये 30S का, दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? 70S। इसके असेंबली के लिए रिक्वायर्स Mg2+, मैग्नीशियम चाहिए इनके असेंबली के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर राइबोसोम के बाद में ये करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। तो समटाइम क्या होता है? पॉलीसोम से कॉन्सेप्ट आता है बायोकेमिस्ट्री में कि पॉलीसोम, व्हाट इज पॉलीसोम? ये पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम नाम ही बता रहा है। पॉलीराइबोसोम्स का मतलब है कि एक मेम्ब्रेन, ये एमआरएनए पर, जैसे सपोज ये एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन कहाँ होगा? एमआरएनए पर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके ऊपर मल्टीपल राइबोसोम बाइंड कर जाए, मल्टीपल राइबोसोम, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। When the multiple ribosome bind on single mRNA, then it is called polysome. तो मल्टीपल टाइम क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। बस, तो राइबोसोम में इतना ही समझना है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो बच गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम्स। ये क्या होता है? जैसे ये बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन अंदर की तरफ ग्रो कर जाए तो उसको बोलते हैं मीजोसोम्स। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड साइटोप्लाज्म, तो उसको बोलते हैं मीजोसोम्स। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रहता है। बस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी, बस खत्म कर देंगे। तो ये मीजोसोम्स क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रहता है और इसका काम क्या है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। देखिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, अंदर की तरफ चला गया, तो ये इसका इस पर क्या टेस्ट, इस पर रोल क्या रहता है? डीएनए सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, न्यू सेल मेम्ब्रेन बनाने में इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पिगमेंट एसोसिएट करते हैं, खासकर बीजीएम में जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर, या फिर यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएट करते हैं।
जैसे टीसी साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम इस पर एसोसिएट कर जाएंगे, ठीक है। और दो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, तो उनके एंजाइम यहाँ पर रह सकते हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया उस तरह के फोटोस यहाँ टीसी साइकिल वाला काम कर सकते हैं, लेकिन मीजोसोम से एसोसिएट होता है और ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यू सेल वॉल बनेगा, इसका मतलब है कि ये इनका रोल क्या होगा, सेल डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में सर्कस सेल इंक्रीज करेंगे, न्यू सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, पिगमेंट का एसोसिएशन करेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम और यहाँ पर एसोसिएशन कराते हैं, ठीक है। मीजोसोम्स के बारे में इतना ही समझ रहा है। लास्ट थोड़ा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में समझें। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ऑल्दो ये लिखना तरीका गलत है, नेगेटिव मुझे पूरा लिखना चाहिए। ये लग रहा है चार्ज होगा, चार्ज नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट आ रहा है जिसमें रिजल्ट आ गया पॉजिटिव तो उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रिस्टियन ग्रैम, वो गिवन द वन टेक्निक ऑफ स्टेनिंग, ये स्टेनिंग टेक्निक दिया था इन्होंने। अगर कोई बैक्टीरिया है और उसको मैं क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करूं और इथेनॉल वॉश करूं, और अगर वो कलर रिटेन रह जाता है, क्रिस्टल वायलेट का कलर कैसा रहेगा, पर्पल या ब्लू कलर, ठीक है, या वायलेट, पर्पल या वायलेट, तो ये कलर रिटेन रह जाता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रिजल्ट, इसको पॉजिटिव रिजल्ट बोलेंगे। उस तरह के बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव। अगर आपने किसी बैक्टीरिया में क्रिस्टल वायलेट डाला, सीवी डाला और इथेनॉल से वॉश किया, इथेनॉल से वॉश करने के बाद वो कलर नहीं रहा, नो कलर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव, नेगेटिव रिजल्ट है, इसलिए बोलते हैं इसको ग्राम नेगेटिव। तो बस इसी के साथ में आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर कोई टॉपिक को नहीं समझा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा हम लोग फास्ट है क्योंकि ये एक वन शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा मैंने 1 मिनट में कवर किया। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके रिवीजन करने में प्रोकैरियोट्स को, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने इसको जस्ट रिवाइज कराया, ठीक है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।